हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द काइनेटिक्स केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे नीट 2023 का जो केमिस्ट्री पेपर था उसके सॉल्यूशंस। पहला पार्ट मैंने इसका करवा दिया था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 टू 25 अप्रोक्स क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे, है ना। अब जो रेस्ट 25 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, आंसर की तो आपको कहीं भी गूगल पे मिल जाएगी, है ना, या यूट्यूब पे भी आपको बहुत लोगों ने करवा दी होगी कि जी वन का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, है ना। लेकिन उसमें जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो कोई नहीं बताएगा। डिटेल्ड मैनर में आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, है ना, कि जी ए सही होगा तो बी क्यों नहीं सही होगा, बी सही होगा तो सी और डी में क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्या कमी है, वो क्यों नहीं सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी डिटेल्ड मैनर में एक एक चीज को हम अच्छे से करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी बचे हुए अपने क्वेश्चन थे उन्हीं से। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड सेकंड इज रीजन आर। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और क्या इनके बीच रिलेशन है। हीलियम इज यूज्ड एट दिल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। हमें पता ही नहीं डाइविंग एपरेटस क्या होता है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़े, हीलियम इज हाई सोल्युबिलिटी इन O2। जी क्या कर रहे हैं आप, हीलियम क्या है, इनर्ट है। हीलियम क्या है, इनर्ट है। तो वो कहीं किसी में सोल्यूबल हो सकता है? इनर्ट गैस है तो सोल्यूबल तो हो ही नहीं सकता। तो हमें देखते ही पता लग गया, कुछ डाइविंग प्रोसेस मुझे मालूम ही नहीं है लेकिन मुझे पता लगा कि जी ये जो स्टेटमेंट है सेकंड तो गलत है, आर गलत है। अब मैं ऑप्शन की तरफ भागूंगा, जी आर फॉल्स है। बिल्कुल ये मेरा आंसर हो सकता है। आर ट्रू है, जी नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर आर ट्रू है, जी नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जी आर ट्रू है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। हीलियम यूज करते हैं डाइविंग एपरेटस में। डाइविंग एपरेटस वो सांस लेने वाला होता है जो समुद्र में जाते हैं उसमें, है ना। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो हीलियम होती है उसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का यूज किया जाता था लेकिन नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में क्या होती है, ज्यादा होती है, हीलियम की कम होती है, इसलिए हीलियम यूज किया जाता है। ये हम यहाँ से भी कर सकते थे कि हीलियम की सोल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन में, नहीं जी बहुत कम होती है ना। अगली रिएक्शन हमें डाइएजो साल्ट की दी हुई है ना। इसमें क्या है, तो सबसे पहले मैं डाइएजो साल्ट बना लेता हूँ, है ना। डाइएजो साल्ट की करना क्या था, करना था बस रिएक्शन हमें पहचाननी थी कि है कौन सी। इसके ऊपर ये Cu2Br का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, Cu2Br रिएजेंट दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, डाइएजो साल्ट रिप्लेस हो जाएगा किससे, ब्रोमीन से। आगे आप ब्रोमीन बनाते यहाँ देखेंगे ये Mg ड्राई ईथर दिया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना होगा। ये लो जी, MgBr यहाँ अटैच हो जाएगा और MgX बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अब इसमें हम अगर पानी डालेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे तो हमारा बेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। हमारा जो बेंजीन है वो फॉर्म हो जाता है और MgBr हटेगा, उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड होगा एक, तो हमारा बेंजीन क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। बैक टू बैक कंटिन्यूस रिएक्शन थी, आराम से करते जा रहे थे तो हो जाती थी, है ना। पहले तो CuBr डालेंगे तो ब्रोमीन ऐड होगा, फिर Mg और बेंजीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे देखें, आगे ये हमारे फिर इतने सारे, जब ज्यादा से ज्यादा अपने पास ऑप्शन हो तो हम जो नेग्लिजिबल की स्किल है, नेग्लेक्ट करने की स्किल है, वो हम यूज करेंगे। तो क्या है जो नहीं करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो इनमें मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है बी वाला। देखें, हेवी वाटर इज यूज टू स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले हेवी वाटर क्या होता है, हेवी वाटर होता है D2O। D2O, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस कर करके हम देखते हैं। काइनेटिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक स्टडीज में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस कर करके हम देख रहे हैं कि कभी CH बॉन्ड अगर और CD बॉन्ड, दो CH हो तो एक को डी से रिप्लेस करके हम देख सकते हैं। तो हमारा बी तो करेक्ट है, बी तो करेक्ट है। हमें छांटने हैं गलत वाले। तो जी इसमें बी आ रहा है, हमें छांटने हैं गलत वाले। तो आप देखें इसमें बी आ रहा है लेकिन बी तो गलत है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें बी आ रहा है, बी तो गलत है ही नहीं, तो ये भी हमारा सही नहीं हो सकता। और इसमें बी आ रहा है, ये भी है तो सही लेकिन गलत, हमें गलत पूछा तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ये जो फर्स्ट, इसमें डी ऑप्शन भी गलत है और ई भी ऑप्शन गलत है। डी कैसे गलत है कि जी एच बॉन्ड दिया हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वन एस का बॉन्ड होता है ना। और ये कह रहा है कि एच बॉन्ड सबसे वीक होता है, लेकिन नहीं, वन एस और 2p का बॉन्ड, जैसे CH बॉन्ड से तो एच बॉन्ड क्या है, अच्छा है, क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग क्या है, अच्छी है। तो हमारा डी ऑप्शन तो करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है ना। यही पूछा जो इनकरेक्ट पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ इतने से कर सकते थे, सिर्फ बी को देख के। D2 वो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था कि H को D से रिप्लेस करके हम काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो जिसमें बी है वो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि बी तो सही है, गलत पूछा था, है ना। आगे चलें। हाँ आगे है, फिर असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल।
डेल्टा जी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एन पे। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा जी एन पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगला रीजन दे रखा है ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जी हाँ, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल, डेल्टा जी है वो एन पे। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। जितने ज्यादा मोल लेंगे डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। अब आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, क्योंकि इसमें लिखा है कि उस पे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, जी हाँ करता है, तभी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखें, आगे दिया हुआ कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले तो हमें ये जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट पूछा है। मैं इससे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ आ जाएगा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इधर आता है कापा, है ना, कापा। अब सी की वैल्यू क्या होती है, 1/r। 1/r हमें दिया हुआ है 1/60। 1/r हमें आर ओम में दिया हुआ है, 1/r इज इक्वल टू 1/60। सेल कांस्टेंट को मैं एक्स से लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू कापा की वैल्यू होती है मोल इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो हमें दी हुई है 0.0210, 0.0210, है ना। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे 0.0210 इंटू 60 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मे भी इसकी वैल्यू शायद आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने की थी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.26 समथिंग ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, है ना। आपको फॉर्मूला नहीं आता था, आपको फॉर्मूला नहीं आता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये तो कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट होता है क्या, एल अपॉन ए। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। किसका, सेल कांस्टेंट का डायमेंशन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है जी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड ओम। तो इन दोनों को डायरेक्ट गुणा करते थे, ओम से ओम कट जाता, सेंटीमीटर इनवर्स वाला वैल्यू निकल जाता। तो आप इससे भी इसको कर सकते थे, इससे भी आप इसको कर सकते थे। एक बार इसका मल्टीप्लाई आप देख लेना कि यही आ रहा है क्या, है ना। मैंने पहले किया था तो अब मेरे को याद नहीं है थोड़ा, है ना। आगे देखें, आगे ये फिर रिएक्शन आपको दी गई थी CH3 CH CH CH3, है ना। HBr कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन थी, मैं बना रहा हूँ। मिथाइल था, CH है, फिर CH है और फिर क्या है, मिथाइल है। ओके, इसके साथ एक यहाँ मिथाइल फिर लगा हुआ है, एक OH यहाँ लगा हुआ है। HBr है, HBr है तो ये HBr का H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ H2O प्लस बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा, मिथाइल बनेगा। यहाँ क्या है, CH है, यहाँ क्या है, CH है, यहाँ क्या है, फिर मिथाइल है। इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि माइग्रेट करेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मिथाइल के 3 अल्फा और एक 4 अल्फा आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए 3 और 3 6 अल्फा, तो ये करेगा माइग्रेट, ये करेगा माइग्रेट, है ना। मिथाइल, मिथाइल यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, और इधर CH2 आ जाएगा और मिथाइल आ जाएगा। इस मिथाइल पे अब यहाँ ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा, कल को ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा, तो ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज है ये हट जाएगा। मैच ही करना है, मैच ही करना है। जिस पे 2 मिथाइल जुड़े हैं उस पे ब्रोमीन होना चाहिए। तो जिस पे 2 मिथाइल उस पे ब्रोमीन नहीं, जिस पे 2 मिथाइल ब्रोमीन नहीं, जिस पे 2 मिथाइल उस पे ब्रोमीन, जिस पे 2 मिथाइल उस पे ब्रोमीन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस की पॉइंट क्या था, रीअरेंजमेंट। की पॉइंट क्या था, रीअरेंजमेंट जरूरी था। आगे देखें, मेटेलिक सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड मीन लिक्विड अमोनिया। मेटेलिक सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव्स ए डीप ब्लू कलर। जी हाँ, डीप ब्लू तो कलर देती है। ओके, पैरामैग्नेटिक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीप ब्लू कलर देती है किससे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। आगे देखते हैं रीजन, द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। जी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड जी नहीं, वो तो होता है अमोनिएटेड, वो तो होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये बोल रहा है अमाइड के कारण, तो जी नहीं, अमाइड के कारण तो नहीं। पहला तुम्हारा सही है, सेकंड तुम्हारा गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, वेरी इजी, है ना, डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन था। अगला देखें, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस का आपके पास क्वेश्चन आया है। एक कैटालिसिस होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड जो कैटलिस्ट है उन सबकी जो स्टेट हो वो तीनों एक जैसी हो, या तो तीनों ही गैस हो, या तीनों ही लिक्विड हो, या तीनों ही क्या हो, सॉलिड हो, उसको बोलते हैं होमोजीनस। हेट्रोजीनस में डिफरेंट हो सकती है, हेट्रोजीनस में डिफरेंट हो सकती है। तो इनमें मुझे सबसे इजी क्या दिख रहा है, सबसे इजी आपको दिख रहा है जी
देखेंगे आप तो सबसे इजी आपको ये दिखेगा डाई नाइट्रोजन वाला। क्यों? क्योंकि ये हेबर प्रोसेस है। जिसने 1 मिनट भी इस क्वेश्चन में लगाई होगी वो इसे ढूंढ लेगा। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, ये लो जी, N2+3H2 गोज फॉर NH3 2NH3, है ना। हेबर प्रोसेस है। इसमें ये कह रहा है आयरन, आयरन है ना, आयरन की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में, तो यहाँ मैं आयरन लिख लूंगा। अब दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है। आयरन लोहा क्या होता है, लोहा तो सॉलिड होता है। तो तीनों की स्टेट चेंज हो गई, तो बस, तो स्टेट चेंज हो गई, तो मुझे निशान लगाने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। ये क्या है, हेट्रोजीनस आपका कैटालिसिस है। बाकी करेंगे तो बाकी होमोजेनस ही आएंगे, जाहिर सी बात है। जो नेग्लेक्ट करने की स्किल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पेपर में, है ना। अगला देखें। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता ना आईआईटी जेई एडवांस में या जेई मेंस में, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। जेई एडवांस में आता तो जेई मेंस में आता तो हार्ड क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन नीट और एम्स में आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये बायो का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स डीएनए वाला चैप्टर है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने भी बायो पढ़ी है ना। आपको पता है जी, ये देखिए आप, मेरे को पता है जी, शुगर होती है, शुगर होती है। शुगर के एक तरफ एक साइड में बेस जुड़ता है, बेस जुड़ता है तो इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोसाइड। बेस जुड़ता है तो इसको बोलता हूँ न्यूक्लियोसाइड। तो पहला न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड, देखें, न्यूक्लियोसाइड ये रहा, न्यूक्लियोसाइड होता है। शुगर के साथ क्या जुड़ता है, बेस जुड़ जाता है, तो बिल्कुल सही है। शुगर के साथ बेस जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ अगर क्या जुड़ जाए, अगर इसके साथ क्या जुड़ जाए, फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए, फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। दुनिया जानती है, लेकिन आईआईटी जेई वाले नहीं जानते होंगे, है ना। दुनिया जानती है, आईआईटी जेई वाले नहीं जानते होंगे। तो जी न्यूक्लियोसाइड बन जाता है शुगर और बेस से। अगर ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरस ग्रुप से जुड़े तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इसमें तो किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था बायो वालों के लिए। आगे देखें, ये क्वेश्चन रिएक्शन, ये क्वेश्चन तो हमने जो पार्ट ए था उसमें करवा दिया था ना, पार्ट ए तक करवा दिया था। इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है के इजिकल्स टू ए। अगर ये पढ़ा है ना आपने, के इजिकल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर्गेनिक इक्वेशन। इसमें ई ए की वैल्यू मैं जीरो पुट करूं, इसमें अगर मैं इस ई ए की वैल्यू जीरो पुट करूं तो के इजिकल्स टू ए आता है। ए जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टक्कर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच टक्कर। और के होता है इफेक्टिव टक्कर। तो जितनी टक्कर होंगी सारी की सारी इफेक्टिव होंगी। कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो मतलब जितने रिएक्टेंट टक्कर करेंगे सारा ही 100% एफिशिएंसी होगी, सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। और सेकंड हमारे आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की डायरेक्ट आपको क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। तो ए तो फॉल्स है लेकिन बी इज ट्रू, ए फॉल्स इज बट बी इज ट्रू। ओके, कल ही करवाया था, ये पार्ट इमिग्रेशन करवा दिया था, है ना। आगे देखें, ये जो क्वेश्चन था आगे वाला, ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, है ना। जिसने पढ़ी है उसको डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ, रेक्टिफिकेशन वाला कंप्लीटली क्वेश्चन था। मैग्नीशियम और कैल्शियम 0.2 से 0.3 ग्राम, है ना। ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखेंगे एटीपी वाले में तो इसमें कैल्शियम को फैक्टर होता है ना। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एस ब्लॉक वाला क्वेश्चन था। ओके, आगे देखें। आगे है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग। रिएक्शन आपको दी गई है, क्या रिएक्शन दी गई है, CaCO3, CaCO3 गोज टू, हीट करेंगे इसको तो CaO बना लेगा प्लस CO2 बना लेगा। तो दुनिया जानती है इसका मास क्या होता है, Ca है ये, Ca। कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 348, तो ये हो जाएगा 100 पूरा। और यहाँ अगर CO2, हमें CO2 बारे में पूछा है तो इसको काटो, इसे क्या लेना देना है। CO2 का पूछा है तो CO2 का मैं लिखूंगा 44, 32 प्लस 12 44। ओके, अब जी ये 100 ग्राम CaCO3 लें तो 44 बनता है। अब मैं 1 ग्राम लूं, अगर मैं 1 ग्राम CaCO3 लूं तो 44 बाई 100 बनेगा। लेकिन ये हमें बोल रहे हैं 20 ग्राम लूं तो क्या मेरा बनेगा, 44/100 इंटू 20 ग्राम। इतना क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। ये तब बनेगी जब हमारा CaCO3 क्या होगा, 100% प्योर होगा, पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, 100% प्योर होगा। लेकिन यहाँ एक लोचा ये है कि ये 20% प्योर कह रहे हैं कि जी बनेगा ना उसका 20, जो हमारा प्रोडक्ट ये 100% से आया है, ये तो आया 100% से CO2। लेकिन ये कह रहे हैं 100% तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, 20% करेगा।
तो CO2 भी तो 20% ही बनेगी, जितनी बननी थी उसकी 20% ही बनेगी। तो इसको फिर मैं कर दूंगा 20/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो इसका सॉल्यूशन हमें मैथमेटिक्स से मिलेगा क्या, 1.76 ग्राम, 1.76 ग्राम। ओके, एक बार फिर देखना चाहें तो देख लें, जो हमारी इतनी ये जो बना था, ये तो अगर CaCO3 पूरा 100% प्योर होता, सारा रिएक्ट करता तब ये बनता, लेकिन ये कह रहा है 20% रिएक्ट कर रहा है, तो इसका भी 20% ही बनेगा। 20% बनाने के लिए किया मैंने, 1.76 हमारा इजीली मिल जाएगा हमें, है ना। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। सबसे पहले प्राइमरी अमीन कैसा होता है, प्राइमरी अमीन होता है RNH2, जिसमें NH2 सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, या जिसपे N पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, है ना। तो मैं रिएक्शन देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखूंगा LiAlH4, है ना। क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, तो इसलिए पहले नेग्लेक्ट करेंगे ना। CN वाला है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो इसकी रिएक्शन से मुझे पता है, इसकी रिएक्शन से डायरेक्ट आपको मिलेगा क्या, CH3 CH2NH2। ये क्या थी, रिएजेंट की डायरेक्ट रिएक्शन थी, है ना। और ये जो ब्रोमाइड ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, CH3, इससे भी आपको मिलेगा क्या, CH2NH2, इससे भी आपको मिल जाएगा। अगला, इससे भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, CuNH3 LiAlNH4, इससे भी आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये आइसोसाइनेट वाला है, लेकिन ये आइसोसाइनेट वाला कौन सा, मिथाइल एन ये NC, है ना, मिथाइल NC। ओके, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ थोड़ा, CH3NC। अगर इसके ऊपर मैं ये LiAlH4 डालूं, LiAlH4 डालूं, तो इससे मुझे मिलेगा क्या, CH3NCH3, यहाँ पे आ जाएगा H। अब आप देखें, ये जो नाइट्रोजन है ये दो CH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एमीन है, लेकिन हमें ढूंढना था प्राइमरी एमीन, हमें चाहिए था प्राइमरी एमीन। जो प्राइमरी एमीन नहीं देता वही तो टिक करना था। तो किसी को कोई दो रहा है, टिक कर दूं मैं, कर दिया, टिक कर दूं मैं, कर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका था क्या, गलत था, मतलब असल में तो सही था, गलत ही तो पूछा था, है ना। आगे चलें, ये भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्या बोल रहा है, tranquilizer are listed below, tranquilizer are listed below, which one from the belongs to barbiturates। तो जो वेरोनल है, ये जो वेरोनल है ये आपका बर्ब्यूटरेट है, बर्ब्यूटरेट है। ओके, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन था, है ना। आगे देखें, 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले लोगों को सोडियम एथेनोएट भी पता नहीं होगा, सोडियम एथेनोएट भी पता नहीं होगा। तो आपको ये पता होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये आपको पता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह हाइड्रोजन नहीं होता है, इसकी जगह मैं ये जो है सोडियम डाल दूं, ये जो है सोडियम डाल दूं, तो ये होता है सोडियम एथेनोएट। प्लस इसके साथ रिएक्शन डालनी है NaOH की, NaOH की। इसकी मैं रिएक्शन करूं थोड़ा सा गर्म करके, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, एक तो मिलता है CH4 और एक मिलता है Na2CO3, है ना, Na2CO3, तो मिलता है मुझे CH4। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिलहाल है नहीं, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मैं करूंगा, इसका मैं वजन देखूंगा, 12 प्लस 4 इजिकल्स टू 16 होता है, 16 होता है 1 मोल के लिए। लेकिन भगवान की दया से मुझे ये कहता है कि 2 मोल्स, 2 मोल्स, तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी को कोई दो राय होना नहीं चाहिए, 32। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये मैं कह रहा है कि जी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेशन अंडर एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन OH दिए हुए हैं, एसिडिक कंडीशन देंगे तो हाइड्रोजन ये लेंगे और पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये पूछ रहा है कौन सा जल्दी होगा, ये पूछ रहा है कौन सा जल्दी होगा। तो जी सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, किस पोजीशन पे बनाता जा रहा हूँ आप देखें, फर्स्ट में कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा NO2 प्लस, यही बनेगा, यही ज्यादा एसिडिक था। सेकंड में कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इस कंडीशन पे था NO2 और यहाँ बन जाएगा का कार्बोकेटाइन। तीसरी कंडीशन में यहाँ है NO2 और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। फोर्थ में आप देखें, यहाँ था OH और यहाँ बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन, है ना। अब आप इनमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आप देखेंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आप देखेंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें भी आप देखेंगे 5 अल्फा
हाइड्रोजन है ना। 5 अल्फा हाइड्रोजन देखें, 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5, 3 यहाँ 2 यहाँ 5, 3 यहाँ और 2 यहाँ 5, लेकिन यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, ओनली 3। तो सबसे पहले पहला तो अपना कैंसिल हो गया यहीं कि ये तो स्टेबल ही नहीं है, बहुत कम स्टेबल है। ओके, अब इन दोनों में देखें तो आपको पता लगेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, इन दोनों में NO2 क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबल है, तो इसको कर देता हूँ। बची बात इन दोनों की। अब इन दोनों में आप देखें बेसिकली, जैसे तो सबसे पहले डिस्टेंस देखी जाती है, माइनस आई में डिस्टेंस देखी जाती है, तो स्टेबल तो ये होना चाहिए। स्टेबल तो क्या होना चाहिए, स्टेबल तो ये वाला होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस NO2 की ज्यादा है ना। इन दोनों में डिस्टेंस सेम थी, इनमें डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये पॉजिटिव, यहाँ कार्बोकेशन जल्दी बनना चाहिए। आंसर यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है, कि NTA शायद इसको आपका जो है मेन प्रोडक्ट बना दे, शायद इसको आपका जो है वो जल्दी कर दे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि NTA क्या इसका सॉल्यूशन देता है। फिलहाल के लिए इसको मैं डालता हूँ वेटिंग कैटेगरी में। वेटिंग कैटेगरी में मैं फिलहाल के लिए इसको डाल देता हूँ वेटिंग कैटेगरी में। ओके, चलते हैं आगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो हमें बताने हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर वही इतने सारे आ गए, तो मैं नेग्लिजिबल करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा, जितने हो सके उनको नेग्लेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले सी वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, सी वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं लिख रहा हूँ सी वाला। देखिए आप, सी वाला लिख रहा हूँ। सी में क्या दिया हुआ है, ये वाला पेन यूज करता हूँ मैं पहले तो। V2O3 दिया हुआ है, फिर V2O4 दिया हुआ है, एंड फिर V2O5 दिया हुआ है। आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 to 6 +3 ऑक्सीडेशन यहाँ आ जाएगी। ओके, +4 ऑक्सीडेशन यहाँ आ जाएगी, +5 ऑक्सीडेशन यहाँ आ जाएगी। मेटल की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, उसका एसिडिक करेक्टर आपने पढ़ा होगा इंक्रीज होता है। एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ये हमें क्या बोलता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O5। V2O3 से V2O5 तक जाने पर हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। तो बी हमारा क्या है, रोंग है, और बी ही हमें ढूंढना है, जो रोंग है वही तो ढूंढना है। तो ये जो सी वाला है, बी नहीं सॉरी, सी वाला है, ये हमारा रोंग है। तो जिन जिन में सी है वो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, जिन जिन में सी है वो आंसर हमारे हो सकते हैं। तो या तो बी सी होगा, या सी डी होगा, या तो बी सी होगा और या सी डी होगा। अब देखें, इन दोनों में तो सी है नहीं, सी हमारा क्या है, रोंग है, क्योंकि ये कह रहा है बेसिक बढ़ता है, और रोंग वाले ही ढूंढने हैं। तो जिनमें जिनमें सी है वो हमारे आंसर हो सकते हैं। तो मैं एक बार इसको काट देता हूँ, एक बार इन दोनों को तो मैं काट ही देता हूँ। आगे देखें, बी क्या बोलता है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीड इज अटेंड इन SC2O3 प्लस एंड Mn2O7। Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आप देखेंगे +7 होती है, एंड SC2O3 में क्या होती है, +3 होती है। तो इसके पूरे ग्रुप में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, क्योंकि बाकी में तो इनर्ट पे इफेक्ट वर्क कर जाता है ना, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, Mn में +7 ही स्टेबल होती है। इसके पूरे ग्रुप में आप जो टेक्नीशियम है और आर है उनमें आप देखेंगे तो +7 में स्टेबल नहीं होती है। स्केडियम में भी +3 है, वो स्टेबल होती है, बाकी इससे नीचे वाले उनमें +3 स्टेबल नहीं होती है। तो हमारा बी तो करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो बी तो करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो जो सी और डी है वो हमारे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो असल में क्या है हमारे आंसर्स है। V2O4 है डिजोल्विंग एसिड, क्योंकि V2O4 नेगेटिव, तो ये हमें आता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि जी ये तो गलत है। किसकी बदौलत, नेग्लेक्ट करने की हमारी जो स्किल है उसकी बदौलत। ओके, आगे चलें। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन A+B+C+D और ये है रिस्पेक्टिवली 300 केल्विन पे अपने को डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। तो दुनिया जानती है डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -RT ln KC। ओके, केसी, बट केसी हमें गिवन नहीं है। केसी की वैल्यू होती है सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दुनिया जानती है प्रोडक्ट की हमें दी हुई है 6 × 10/2 × 3, जिसका मतलब क्या होता है 10, जिसका मतलब क्या होता है 10। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू -RT ln 10। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू 2.303, माइनस का लगेगा आगे साइन जरूर, आप बोलेंगे नहीं। आर की वैल्यू इसने बोलती है 2 ही माननी है आपको, टेम्परेचर 300 आपको गिवन है, और फिर आएगा log 10।
क्योंकि 2.303 हमने लगा दिया है। अब log 10 की वैल्यू कैलकुलेटर नहीं था आपके पास, लेकिन दुनिया जानती है 1 होती है। आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, आप अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और जो नेगेटिव में वैल्यू आएगी वो कुछ ये होगी, वो कुछ ये होगी। इतनी बड़ी रकम है ना, 300 इंटू 2 600, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1381, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, है ना। आगे देखें, ये था विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से मोस्ट स्टेबल बताना था, तो दो तीन चीजें होती है। एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ईएन रूल वाला होता है, ईएन रूल वाला होता है। तो इन सबके ईएन रूल आप देखेंगे तो 36 के आसपास आएंगे, 36 के आसपास के 36 ही आएंगे, जो क्या होता है, स्टेबल नंबर होता है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्टेबल होता है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, इसके बाद दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज आप मेरे को ये बता दें, आपने पढ़ा होगा कि मेटल आयन के साथ जितने चिलेट रिंग होते हैं, जितना चिलेशन ज्यादा होता है, चिलेशन समझते हो, जितनी ये बाइंडिंग क्या होती है, अच्छी होती है, जितना चिलेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, वो उतना ही स्टेबल होता है। जितना चिलेशन ज्यादा होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। तो आप अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली बता देंगे, क्योंकि ईएन 2 है, बाइडेंटेंट लिगेंड है, तो यहाँ सबसे ज्यादा चिलेशन होगी, सबसे ज्यादा चिलेशन होगी, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ये जो रिंग बन रही है इन्हीं को चिलेट रिंग बोलते हैं, और जितनी ज्यादा चिलेट रिंग होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें दो चिलेट रिंग बनेगी, स्टेबल होगा, इनमें कोई चिलेशन नहीं है, कोई चिलेशन नहीं है, फिर अगेन कोई चिलेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलें, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है। ओके, प्रोडक्ट ए एंड बी आइडेंटिफाई हमें करने हैं। तो ये लो जी, सबसे पहले आप यहीं देख लें कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस पेन से मैं लिखता हूँ, यहीं कट कर देता हूँ। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भागा जाएगा, इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा, अपने पास ले लेगा। इतनी बात आपको समझ आई। तो प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ मैं, आप देखें, प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, तो आप देख लें प्रोडक्ट को, CH2 बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल गया मेरा, ये मिल गया, और इस पे क्या है, O, और वो हाइड्रोजन ले लेगा OH, तो फिनोल मिल गया। और ये अब ये जो बचा है, ये जो बचा है, इसको नेगेटिव हटाओ और यहाँ आयोडीन लगा दो। आयोडीन तो बता है, आयोडीन लगा दो। तो ये दो प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ गिवन है, आप वहां टिक कर देंगे। तो जी मैं जानता हूँ कि ये मुझे जो प्रोडक्ट है, ये ए ऑप्शन में मुझे करेक्टली गिवन है, ए ऑप्शन में मुझे करेक्टली गिवन है ना। आगे देखें, आगे है फॉलोइंग कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिनमें से कौन हक्कल रूल को फॉलो करता है, कौन हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल के कुछ फॉर्मूला होते हैं जी, प्लेनर होना चाहिए जी, प्लेनर होना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन हक्कल रूल का है, एरोमेटिसिटी पूछ रहा है ये अभी। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, है ना, साइक्लिक होना चाहिए कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। 4n+2, एन की वैल्यू जीरो, तो एन की वैल्यू जीरो, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, या उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन उसमें होनी चाहिए, या उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। आगे आगे ये चलता जाएगा। तो देख रहा हूं मैं, ये जो पहली रिंग है आपकी, जो पहली ये जो है, ये प्लेनर भी हो गई, सब कुछ फॉलो करेगी। इलेक्ट्रॉन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अपना बिल्कुल हक्कल रूल को फॉलो करेगी। दूसरा देखेंगे तो जी हाँ, ये भी इसमें 2+2 एंड 1, ये नेगेटिव चार्ज वाला, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रूल को फॉलो कर रही है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नहीं, 2 6 और 10 हो सकते हैं, ये फॉलो नहीं करेगी। अगेन इसमें एक ने दो नेगेटिव चार्ज वाले, दो बॉन्ड वाले, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल नहीं होगी, मतलब फॉलो नहीं करेगी। ये जो है फोर्थ, ये क्या होता है, ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा रहता है, ये तो ऐसा नॉन प्लेनर रहता है ना, ये तो नॉन प्लेनर रहता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला फिर ये जो आपको कंपाउंड दी हुई है 3 रिंग, ये भी कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये भी इसको फॉलो करेगी, ये भी इस रूल को क्या करेगी, फॉलो कर देगी। तो जो चार अपने ऑप्शन होंगे, चार इनमें से हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, चार इनमें से हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, फिर असर्शन का क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट का, सॉरी असर्शन का नहीं, स्टेटमेंट का। पहला दिया हुआ है, द न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होते हैं, तो उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन कब हो जाता है, जब न्यूट्रिएंट की क्या होती है, एक्सेस होती है, एल की ग्रोथ कर जाती है उसमें, जब न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, एक्सेस होती है। तो पहला तो मेरा यही दिख गया कि मुझे ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, तो दोनों करेक्ट हो नहीं सकते, फॉल्स हो सकते हैं। अगला, यूट्रिफिकेशन लीड टू डिक्रीज
द ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन लेवल, वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसे कम कर देता है, लेकिन ये होता किससे, न्यूट्रिएंट जब ज्यादा हो। तो दूसरा तो मेरा सही है, फर्स्ट मेरा क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड इज ट्रू है। तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज रॉन्ग। अगला चेन रिएक्शन आपके साथ फिर से आ गई, चेन रिएक्शन आपके साथ गेम करने फिर से आ गई। तो आप देखें, CHO एल्डिहाइड आपको गिवन है, एल्डिहाइड आपको क्या है, गिवन है ना। एल्डिहाइड आपको क्या है, गिवन है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर दुनिया जानते हैं LiAlH4, LiAlH4 और वाटर H3O प्लस, H3O प्लस आयन है ना, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। 1 डिग्री एल्कोहल बना देता है। किसी को कोई दिक्कत, इसको मैं आपको समझ आएगा अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो आपको बहुत और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन उस तरफ OH बनाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब इसके बाद मैं करूँ क्या, इसके बाद अगर मैं ये डालूं, अगर मैं इसके बाद डालूं एसिड H+ और ये डालूं, तो H+ वाटर, लेकिन वो OH है, ये अटैक करेगा यहाँ, और ये H+ जोड़ेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी, आपको एल्कीन मिल जाएगी। अब ये एल्कीन क्या करेगी, इस एल्कीन पे अब अटैक करेगा ब्रोमीन, अब अटैक करेगा HBr, है ना। HBr सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्कोनी-कोप वाला रूल अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये लो जी, एक तरफ जोड़ दो Br, एक तरफ जोड़ दो Br, दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये जो रिएक्शन है ये आगे जाएगी, जो हमारा ये दिया हुआ है, अब ये रिएजेंट दिया हुआ है ब्रोमीन Na ड्राई ईथर, ये जो नेम रिएक्शन है सारी करवा रहा हूँ, सारी जितनी नेम रिएक्शन है करवा रहा हूँ, है ना। इसी चैनल पे करवा रहा हूँ 30+ नेम रिएक्शन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेम रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन नेम रिएक्शन का ही है, हर जगह वो नेम रिएक्शन घुसा के आपको दे रहा है। ओके, तो नेम रिएक्शन की सीरीज करा रहा हूँ, आप वो सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इससे हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या है, ब्रोमीन हटेगा, डायरेक्ट ब्रोमीन हटेगा, एंड जो प्रोडक्ट है वो आपको ये मिल जाएगा। ब्रोमीन हटेगा, है ना, ब्रोमीन हटेगा, और उसकी जगह हमारी ये लग जाएगी जो है इथाइल है, वो यहाँ लग जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेम रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अब आप पेपर देख के पता लग गया होगा आपको, है ना। नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन करें, इसी चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखें, ये जो है the reaction that does not take place in a blast furnace between 900 Kelvin to 150 Kelvin। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आया था। जो ये वाली रिएक्शन है Fe2O3, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती किसमें 900 केल्विन से 150 केल्विन के बीच। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो नहीं होती 900 केल्विन टू 150। बाकी जो सारी रिएक्शन होती है ये भी होती है, ये भी होती है, और ये भी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी से। अगला क्वेश्चन HCN का, HCN का अटैक करा रहा है किस पे, HCN का अटैक करा रहा है इस पे। ओके, HCN का अटैक करा रहा है इस पे। अब यहाँ HCN अटैक करेगा, HCN अटैक करेगा, HCN अटैक करेगा, तो Cn नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो आएगा अटैक, यहाँ मार देगा। ओके, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप देखें। प्रोडक्ट वहाँ O आ जाएगा, और यहाँ Cn आ जाएगा, फिर यहाँ H भी तो आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर एसिड बनाएंगे H+, हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH एंड C, डबल बॉन्ड OH, एसिड बन जाएगा। अब हीट किया हुआ है ना, तो ये जो ये एसिड भी है, हीट भी किया हुआ है, तो ऑक्सीजन है, ये तो कभी मौका नहीं छोड़ेगा, ये भी तो अटैक करेगा, ये भी तो इस पे अटैक करेगा, और H2O बन के बाहर हो जाएगा, H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो अब हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इससे, प्रोडक्ट हमें अभी तक मिल रहा है ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको भी आप बाहर निकाल दो, इसको भी आप बाहर निकाल दो, एलिमिनेशन प्रोसीड कर दो, एलिमिनेशन प्रोसीड कर दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, तो है ना, COOH एसिड है, उसके बगल में डबल बॉन्ड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखें कहीं और तो करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, यही दिया हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें ये दे दिया, इसमें ये दे दिया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ओके, अब आगे चलें। सॉलिड स्टेट का इजी सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफसीसी दी हुई है। एफसीसी कैसी, एफसीसी कैसी, व्हाइट पेन से, और ऐसे इससे बनाता हूँ मैं पहली बार व्हाइट पेन, है ना, ये यूज नहीं होता क्या, नहीं हो रहा। ओके, ये होती है एफसीसी, जिसमें कॉर्नर पे भी एटम होते हैं और हर फेज के सेंटर में भी एटम होते हैं।
हर पेज के कॉर्नर पे भी और सेंटर में भी। ये कहता है जो एज वाला ये पोजीशन है, इस पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, वो एक यूनिट सेल में उसका कितना फ्रैक्शन आएगा। तो आपको पता है ये एज डिवाइड हो रही है चार में, चार चार उसमें क्या यूनिट सेल में। जैसे ये एज है, ये एज एक तो इस यूनिट सेल में आ रही है, एक इस यूनिट सेल में आ रही है, दूसरी यहाँ जो यूनिट सेल होगी उसमें भी आएगी, तीसरी यहाँ जो यूनिट सेल होगी उसमें भी आएगी, और यहाँ जो यूनिट सेल होगी उसमें भी आएगी। मतलब ये एज चार यूनिट सेल में कॉमन है, तो इस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो चार में डिवाइडेड होगी। तो इसका डायरेक्ट सा आंसर 1/4 कर दूं। एक यूनिट सेल है जो चार में डिवाइड होगी, तो एक यूनिट सेल को उसका कितना हिस्सा आया, 1/4। सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो हो चुके हैं, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाए हैं। कराए तो और लोगों ने बहुत है, आपको डायरेक्ट इसकी आंसर की भी हर जगह मिल जाएगी, गूगल पे, यूट्यूब पे, है ना। लेकिन ऐसा बताना बहुत इजी है कि वन का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। मैंने यहाँ पूरे डिटेल्ड मैनर में आपको जो है करवाई है आंसर की, है ना। और ऐसे ही डिटेल्ड मैनर में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट कराता हूँ वो कराता हूँ। ओके। नेम रिएक्शन सीरीज से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल टोलेन रिएक्शन से क्वेश्चन आया था जो हर कोई नहीं कर सकता, उसको पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें NO2 नहीं दिया हुआ था ना, नाइट्रेट नहीं दिया, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके। हर कोई उसको पहचान नहीं सकता था, लेकिन जिसने पढ़ी थी अच्छे से वो करवा सकता था, और मैंने ये करवाई थी 2-3 दिन पहले। उसके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी था। एक ही आपने अभी देखा, एक ही आपने अभी देखा रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन से थी, तो आप अंदाजा लगा लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लगभग सारी नेम रिएक्शन से ही आ रही है। मार्कोनिकोव वाला रूल था, वो भी आई थी, वो भी करवाई थी नेम रिएक्शन सीरीज में। ओके। तो आप जरूर ज्वाइन करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका हो गया है, इस नीट में हो जाने की पूरी उम्मीद है आपको, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको ये लगता है कि ये नहीं हो रही है, तो वो 10 दिन आराम से रेस्ट करें, 10 दिन सोचें कि जी क्यों नहीं हुआ मेरा, क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है। ओके। अब जब नहीं हुआ तो आप अगर गैप लेना चाहें, एक और गैप लेना चाहें, तो वो आपकी इच्छा है, पूरे 10 दिन सोचें। लेकिन गैप लेने की शर्त ये है कि जो आपने गलती इस बार की है, जो आपने गलती इस बार की है वो अगली बार नहीं करें। अगर आप ये शर्त पूरी करने को तैयार हैं, तभी अपना 1 साल का ड्रॉप है वो लें, अदरवाइज ड्रॉप नहीं लें। शर्त बस इतनी सी है कि जो गलतियां इस बार की है, उन गलतियों को देखें, पूरे 10 दिन बैठे आप 10 दिन सोचें, 10 डेज आप इसमें लगाएं कि गलतियां क्या थी। उसके बाद सोचें कि ड्रॉप लेना है या नहीं। अगर लेना है तो शर्त ये है कि जो गलतियां की है वो दोबारा नहीं हो, वो दोबारा नहीं हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। थैंक यू।